मैं जिमी, आपका दोस्त, और आज फिर अंधेरे की गहराइयों से आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा खौफनाक गुमनाम फसाना जो सिर्फ सुना नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी उस अंधेरे से निकल कर आई है जहाँ इंसाफ इंसानों से नहीं, रूहों से मिलता है। रात के ठीक 12 बजे थे। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां ऐसे फैल रही थी जैसे अंधेरा जमीन पर रेंग रहा हो। मेरी गाड़ी जैसे ही उस मोड़ के पास पहुंची, दिल अपने आप तेजी से धड़कने लगा। मैं इस रास्ते से पहले भी गुजरा था, लेकिन हर बार यह मोड़ मुझे किसी अनकही याद की तरफ डरा देता था। गांव वाले कहते हैं, इस मोड़ के बाद जो कहानी शुरू होती है वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और उसी मोड़ से जुड़ा है एक नाम, बसंता। बसंता कोई परी नहीं थी, ना ही कोई देवी। वो बस एक गांव की सीधी सादी लड़की थी। सादा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर हमेशा पसीने की हल्की लकीरें, क्योंकि मेहनत उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। माँ बाप बहुत पहले ही चल बसे थे। गांव की स्मशान घाट की मिट्टी आज भी उनके नाम से चुपचाप पड़ी थी। बसंता जीती थी तो सिर्फ अपने चाचा चाची के सहारे। चाचा का घर कच्ची दीवारों वाला, लेकिन दिल से कभी खाली नहीं था। चाचा एक शांत आदमी थे। खेतों में काम करना, कम बोलना, ज़्यादा सहना, लेकिन चाची की आंखों में हमेशा कुछ और ही जलता था, लालच। बसंता को वो लड़की नहीं समझती थी, वो उसे एक मौका समझती थी। एक ऐसा मौका जिससे गरीबी दरवाजे से बाहर जा सके। बसंता को खुद भी नहीं पता चला कि उसका बचपन कब पीछे छूट गया। एक दिन वो गुड़िया से खेल रही थी और अगले ही दिन गांव की औरतें उसे देखकर कहने लगी, अब तो बड़ी हो गई है। उसके बदन में आए बदलाव उसके लिए सिर्फ शर्म थे, लेकिन गांव के लिए चर्चा। बसंता की आंखें अब जमीन ज्यादा देखने लगी। हंसी धीरे धीरे उसके चेहरे से उतरने लगी। उसी गांव में एक हवेली थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और अंदर सड़ा हुआ अंधेरा। उस हवेली का मालिक जमींदार। उसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी नजर अब भी भूखी थी। एक दिन बसंता कुएं से पानी भर रही थी। घड़ा सिर पर था और पसीने से उसकी गर्दन चमक रही थी। तभी हवेली के छत से 2 आंखें उसे देख रही थी। वो नजर कपड़ों को नहीं, रूह को चीरती है, और बसंता ने वो नजर महसूस कर ली थी। गांव वाले जमींदार के बारे में धीरे धीरे बोलते थे, क्योंकि जो ज्यादा बोलता वो ज्यादा जिंदा नहीं रहता। 20 साल पहले उसकी पहली पत्नी मरी थी। कागजों में दिखाया गया बीमारी, हकीकत में हर रात का जुल्म। उस औरत की चीखें आज भी कुछ बूढ़ों की कानों में अटकी थी, लेकिन पैसा और रुतबा हर चीखों को दबा देता है। चाची को सबसे पहले बुलावा आया। हवेली के अंदर ठंडे फर्श पर नोटों के बंडल रखे थे। जमींदार ने बस एक बात कही, लड़की दे दो। चाची की आंखें चमक उठी। चाचा ने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन गरीबी की आवाज ज्यादा तेज होती है। उस रात बसंता ने पहली बार अपने चाचा को रोते देखा। बसंता की शादी बिना ढोल नगाड़े हुई, ना सहेली ना हंसी ठिठोली, बस एक बोझिल सन्नाटा। सिंदूर लगाते वक्त बसंता के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शायद उसका दिल कुछ समझ चुका था, लेकिन मुंह कुछ कह नहीं पाया।
हवेली में कदम रखते ही बसंता को घुटन सी महसूस हुई। दीवार बहुत पास थी, हवा जैसे रुकी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, हवेली में कोई आवाज नहीं थी, ना हंसी ना बातचीत, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। पहली रात बसंता के लिए जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने दिए की लौ को घूरते हुए सोचा, काश माँ जिंदा होती और उसी पल हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आई। यहीं से बसंता की जिंदगी नरक बनने लगती है, लेकिन वो नरक अभी पूरा नहीं उतरा। असली अंधेरा अभी आना बाकी है। हवेली की पहली रात बसंता की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। कमरे में दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ जैसे कांप रही हो। बसंता दीवार से सटी हुई चुपचाप बैठी थी। हर आवाज उसे चौंका देती। घड़ी की टिक टिक जब उसके दिल की धड़कन जैसी लगने लगी थी, और तभी दरवाजा खुला। कदमों की आवाज धीमी थी, भारी थी। बसंता ने सिर नहीं उठाया। उसे डर था, अगर उसने देखा तो शायद टूट जाएगी। कमरे में शराब की बदबू फैल गई, और वो आदमी जिसे दुनिया जमींदार कहती थी, अब उसके सामने खड़ा था। उसकी सांसें भारी थी, आंखें लाल। बसंता ने पहली बार अपने अंदर कुछ मरते हुए महसूस किया। सुबह जब बसंता उठी तो सूरज चढ़ चुका था, लेकिन कमरे में रोशनी नहीं आई थी। उसके शरीर पर नीले निशान थे, लेकिन उससे ज्यादा नीले निशान उसकी रूह पे थे। आईने में उसने खुद को देखा। अब वो लड़की नहीं रही थी। धीरे धीरे बसंता ने हवेली को समझना शुरू किया। यहां नौकर थे, लेकिन कोई बात नहीं करता था। हर किसी की आंखों में डर जमा हुआ था। एक बूढ़ी दासी थी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी। वो बसंता को देखकर कांप जाती। एक दिन बसंता ने उससे पूछा, यहां कोई हंसता नहीं? बूढ़ी दासी ने सिर्फ इतना कहा, यहां हंसी ज्यादा दिन नहीं टिकती बहू। रातें हर दिन और गहरे होने लगे। वो आदमी सिर्फ नशे में नहीं आता था, वो दरिंदगी लेकर आता था। बसंता अब चीखती नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था, यहां आवाज दीवारें नहीं सुनती। एक रात जब वो आदमी नशे में बेसुध पड़ा था, बसंता को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। पायल, लेकिन उसके पैरों में पायल नहीं थी। वो आवाज धीमी थी, जैसे कोई चल रहा हो। बसंता ने आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा शायद उसका वहम है। अगली सुबह बूढ़ी दासी बसंता के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, बिटिया, रात को अगर पायल सुने ना तो आंखें मत खुलना। बसंता ने पहली बार उस दासी की आंखों में आंसू देखे। उस दिन दासी ने धीरे धीरे सच बताया। इस हवेली में पहले भी एक बहू आई थी, सुंदर, सीधी, और फिर एक दिन वो बीमार होकर मर गई। लेकिन मरने से पहले वो भी कहती थी, रात को कोई चलता है। अब बसंता खुद बदलने लगी थी। उसकी आंखें खाली रहने लगी। वो घंटों एक ही जगह बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात उसने धीरी आवाज में कहा, अगर कोई है तो मुझे यहां से ले चलो। उसी रात हवेली की गलियारों में पायल जोर जोर से बजने लगी। बसंता ने डरते हुए आंख खोली। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, और उस परछाई ने धीरे से कहा, अभी नहीं। बसंता कांप गई, लेकिन उस आवाज में दर्द नहीं था, दर्द था। अब बसंता कमजोर नहीं थी, लेकिन वो अंदर से खाली हो रही थी। और जब इंसान पूरी तरह खाली हो जाता है तो कुछ और उसमें जगह बना लेता है। उसकी सांसें रातों को बदल जाती,
उसकी आवाज़ कभी कभी उसकी नहीं लगती। एक रात जमींदार का एक दोस्त हवेली में रुका। सुबह वो आंगन में मरा मिला। आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने कुछ देखा हो। जमींदार हंसा। कमजोर दिल का था, लेकिन उसकी हंसी कांप रही थी। कुछ ही दिन बाद गांव में खबर फैल गई, बसंता ने आत्महत्या कर ली। लाश जल्दी से जला दी गई। कोई सवाल नहीं, लेकिन उस रात हवेली में पायल बहुत देर तक बजी। उसके बाद हवेली कभी शांत नहीं रही और जमींदार पहली बार डरने लगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। बसंता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हवेली में कुछ बदल गया। हवा अब पहले जैसी नहीं बहती थी। रात को दिए अपने आप बुझ जाते, दरवाजे बिना छुए खुलते और गलियारों में पायल की आवाज़ बिना रुके चलती रहती। जमींदार पहली बार नींद से डरने लगा। एक रात जमींदार को अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आई, धीमी दबी हुई लेकिन लगातार। उसने शराब की बोतल उठाई और चिल्लाया, कौन है वहां? आवाज़ बंद हो गई, लेकिन तभी उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन जमींदार ने पहली बार नौकरों को मारा, बिना वजह। उसकी आंखें अब हर वक्त कुछ ढूंढती रहती थी। वो दीवारों से बात करता, आईने से माफ़ी मांगता। एक रात नौकरों ने देखा, वो अपने पेट को पकड़कर चीख रहा था, वो अंदर है, वो मुझे अंदर से काट रही है। अब पायल सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी बजने लगी। कभी सीढ़ियों पर, कभी आंगन में, कभी जमींदार के बिल्कुल पीछे। जब वो पलटता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब नहीं पलटा तो उसे किसी की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होती। बसंता की चाची, वो औरत जिसने पैसों की चमक में एक मासूम जिंदगी का सौदा कर दिया था। बसंता की मौत के बाद चाची की रातें बदल गई थी। अब वो चैन से सो नहीं पाती थी। हर रात जैसे ही दिया बुझता, उसे लगता कोई उसके सिराने खड़ा है। कभी उसे लगता किसी के बाल उसकी गर्दन को छू रहे हैं। कभी कानों में हल्की सी आवाज गूंजती, चाची। वो घबराकर उठ बैठती, कौन है? लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। एक रात जब दर्द से कांपती हुई वो पानी पीने उठी तो आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। आईने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली, चेहरा पीला और सूखा हुआ था। उसके पैरों में पायल बंधी थी और पायल खून से सनी हुई थी। चाची चीखी, नहीं, तू बसंता नहीं हो सकती। आईने से आवाज आई, वो बसंता मर चुकी है। अब जो सामने थी वो कोई मासूम लड़की नहीं थी। उसका शरीर आधे अंधेरे में डूबा हुआ था, पीठ टेढ़ी, गर्दन एक अजीब कोण में झुकी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। और तभी उसकी आवाज आई, अब मैं चुड़ैल हूं चाची, तेरे लालच ने मुझे ये बना दिया है। चाची जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दे बसंता, मुझसे गलती हो गई। मैंने पैसों में अंधी होकर तेरी जिंदगी बेच दी। लेकिन पायल की आवाज़ तेज हो गई। बसंता धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी ठंडी उंगलियां चाची की ठुड्डी को छूते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाने लगी। जब मैं रोई थी तब तू नहीं पिघली थी। अब तेरी माफी बहुत देर से आई है। उस रात गांव वालों ने देखा चाची नंगे पांव कुएं की तरफ जाते हुए। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखें खुली हुई थी जैसे वो कुछ देख रही हो। वो बार बार पीछे मुड़कर कह रही थी, मत आ, मैं सब लौटा दूंगी। लेकिन पायल उसके पीछे पीछे बज रही थी। सुबह
चाची कुएं के पास मरी मिली, पैर ऊपर सिर नीचे, चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे आखिरी पल में उसे सच दिखाया गया हो। और कुएं के किनारे गीली मिट्टी पर पायल के निशान थे। उस दिन के बाद गांव में कोई बोला नहीं, लेकिन सब समझ गए ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये बसंता का हिसाब था। और जो लौटकर आई थी, अब वो कोई मासूम बसंता नहीं थी, अब वो अंधेरे का इंसाफ थी। जमींदार का वो दोस्त जो हवेली में रातें गुजारता था, हंसता था, पीता था और बसंता को खिलौना समझता था। बसंता की मौत के बाद उस आदमी की जिंदगी बदलने लगी थी। शुरुआत खेत से हुई। हर शाम वो आदमी अपने खेतों के पास पायल की आवाज सुनता था। पहले उसने मजाक समझा, किसी औरत का वहम होगा, लेकिन पायल हर रात उसके और पास आती गई। एक रात जब वो खेत के रास्ते से घर लौट रहा था, चांद अचानक बादलों में छिप गया। अंधेरे में उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। जब पलटा तो कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर दो जोड़ी पैरों के निशान थे, एक उसके और एक नंगे पैरों के। वो तेज चलने लगा। पायल और तेज बजने लगी। अब उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसे खेत की तरफ खींच रहा है। हवा ठंडी हो गई और उसकी सांसें धुएं जैसी निकलने लगी। अचानक खेत के बीच उसने उसे देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर जमीन से थोड़े ऊपर। उसकी आंखें काली नहीं थी, खाली थी। उसके मुंह से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। वो चिल्लाया, बसंता, मैंने तुझे नहीं मारा। और तभी बसंता की आवाज आई, लेकिन देखा जरूर था। वो आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दे, मैं जमींदार के साथ था, पर गुनहगार मैं नहीं। बसंता उसके बिल्कुल पास आई। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटने लगी। ठंडी, बहुत ठंडी। जो चुप रहा वो भी दोषी था। उस रात कुछ लोगों ने खेत की तरफ से अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई जमीन पर घिसटता जा रहा हो। और बीच बीच में एक आदमी की दम घुटती चीखें, छोड़ दो मुझे। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। गला इस तरह मरोड़ा हुआ था जैसे किसी ने एक ही झटके में सांस तोड़ दी हो। पैरों के पास मिट्टी में लंबे घसीटने के निशान थे, जैसे वो जिंदगी के आखिरी पल तक घसीटा गया हो। उसकी आंखें खुली थी और उनमें अब भी वही दर्द जमा हुआ था। गांव में किसी ने उसे मौत नहीं कहा। सब एक ही बात बोलने लगे, ये हत्या नहीं, ये सजा है। और सब जानते थे ये सजा अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरे हिसाब के बाद जमींदार के भीतर कुछ टूट चुका था। अब वो नशे में हंसता नहीं था, नशे में भी कांपता था। जमींदार ने सबसे पहले नींद खोई और जैसे ही आंखें बंद करता, उसे लगता कोई उसके सीने पर बैठा है। सांसें अटक जाती, पसीना बहने लगता। वो चिल्लाकर उठ बैठता, कौन है, सामने आओ। लेकिन कमरे में सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज होती। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। आंखें थोड़ी ज्यादा अंदर धसी हुई, होठ नीले। वो झुका, तभी आईना भी झुका, लेकिन तभी आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, खुले बाल और वो पायल। जमींदार पीछे मुड़ा, कमरा खाली। जब दोबारा आईने में देखा, बसंता मुस्कुरा रही थी। अब तू मुझे देख सकता है। आईना जोर से टूट गया।
अब उसे अपने पेट से डर लगने लगा। हर रात उसे लगता कुछ उसके अंदर हिल रहा है। वो अपने पेट को नोचता, दीवारों पर खून लग जाता। बाहर निकल, मैंने सब लौटा दिया, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता, अब देर हो चुकी है। अब पायल सिर्फ हवेली में नहीं थी, वो जमींदार के साथ चलने लगी थी। जहां वो जाता पायल, दरबार में पायल, पूजा में पायल, यहाँ तक कि शराब की बोतल खोलते वक्त भी उसे लगता किसी ने पायल हिला दी। नौकर कहते हैं कभी कभी वो अपने पैरों को घूरते हुए रोने लगता। एक रात उसने सबको हवेली से निकाल दिया। अकेले आंगन में घुटनों के बल बैठकर हवा में हाथ जोड़ने लगा। मुझे छोड़ दे, मैंने तुझे मारा नहीं था। हवा में पायल बजी और फिर पीछे से आवाज आई, लेकिन हर रात तूने मुझे मारा था। जमींदार जमीन पर गिर पड़ा। अब जमींदार खुद म खुद बेरी के पेड़ की तरफ खींचा जाने लगा। रात के ठीक 12 बजे वो उठता, नंगे पांव पेड़ तक पहुंचता। वहां खड़े होकर वो अपने ही गले को मुट्ठी से दबाता। ऐसे ऐसे मरती थी ना तू। और पायल जोर से बज उठती। अब उसे सब दिखने लगा था। बसंता की टूटी हुई आंखें, उसकी चुप चीखें, उसका खून। वह समझ चुका था, ये बदला नहीं था, ये इंसाफ था। आखिरी रात से पहले उसने एक ही बात कही, वो अब लड़की नहीं है, वो अब चुड़ैल है और वो मुझे लेने आ रही है। गांव वालों ने पहली बार जमींदार की आवाज में सच सुना। उस रात हवेली में एक भी दिया नहीं जला था। अंधेरा इतना गहरा था कि दीवारें भी एक दूसरे में घुलती लग रही थी। जमींदार अपने कमरे के बीचों बीच बैठा था, नशे में नहीं, डर में। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था, या शायद बहुत ज्यादा देख रहा था। रात के ठीक 12 बजे हवेली में पायल बजी। इस बार धीमी नहीं थी, तेज, बेहद तेज, जैसे कोई गुस्से में चल रहा हो। जमींदार ने अपने कानों को ढक लिया। मत आ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आवाज उसके अंदर बज रही थी। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो बसंता नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां अपनी जगह छोड़ चुकी हो। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे जमींदार ने उसकी गर्दन पकड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उन आंखों में कोई इंसानी भावना नहीं थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और उसकी पायल अब नहीं बज रही थी, अब वो चीख रही थी। जमींदार घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। बसंता धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी उंगलियां जमींदार के गले की चारों ओर लिपट गई। ठंडी नहीं थी, जलाती थी। जिस रात मेरी आवाज दबाई थी, आज तेरी बारी है। जमींदार ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने सब चलने लगा। बसंता की पहली रात, उसकी चीखें, उसकी खामोशी, उसकी मौत, हर याद उसके दिमाग में कांटे की तरह धंस रही थी। वो रोने लगा। मैंने तुझे जीने नहीं दिया, मैं जानता हूं। बसंता ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास लाकर कहा, और अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, अभी नहीं। अगले ही पल जमींदार ने खुद को बेरी के पेड़ के नीचे खड़ा पाया, नंगे पांव, शरीर कांपता हुआ। पेड़ की डाल अपने आप नीचे झुक गई, जैसे इंतजार कर रही हो। बसंता पेड़ के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। जिसने मौत दी,
वो खुद मौत चुनेगा। रस्सी अपने आप जमींदार के गले में फंस गई। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अपने नहीं थे। वो हवा में तड़पने लगा। उसके पैरों ने जमीन ढूंढी, लेकिन जमीन उससे दूर होती गई। और तभी उसके पेट में भयानक दर्द उठा, जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकल आई। उसका मुंह आखिरी बार खुला। बसंता। सुबह गांव वालों ने जो देखा वो आज भी उनकी नींद छीन लेता है। पेरी के पेट से जमींदार की लाश लटक रही थी। गले में फांसी का फंदा इतना कसा हुआ था कि चमड़ी कट चुकी थी। उसका पेट फटा हुआ था, जैसे कि किसी ने अंदर का सारा गुनाह बाहर निकाल दिया हो। उसकी आंखें अब भी खुली थी और उनमें एक भाव था, डर। उस दिन गांव वालों ने पहली बार ये नहीं पूछा उसने आत्महत्या क्यों की। सब जानते थे ये आत्महत्या नहीं थी, ये इंसाफ था। और जिसने इंसाफ किया था वो अब कोई मामूली लड़की नहीं थी। अब वो अंधेरी की न्यायाधीश थी। अगर इस कहानी में आपको थोड़ा सा भी डर का एहसास हुआ हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही डरावनी, खौफनाक और अंधेरे से निकली हुई कहानी के लिए हमारे चैनल गुमनाम फसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी डरावनी कहानी लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इस अंधेरे के सफ़र से जुड़े रहें। और हाँ, संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानी नहीं होती। और कमेंट में बताइए आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए।